हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं संगीता आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में स्वागत करती हूँ। हम लोग सोशोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हमारा प्रीवियस ईयर यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम हो या DSSB का एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो, उसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें हम लोग टॉपिक वाइज इसको कवर करते जा रहे हैं। तो हम लोग इसमें अभी भारतीय समाजशास्त्री के संदर्भ में जानने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसके पहले के 2 वीडियो में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में तथा महात्मा गांधी जी के तथा उनकी जीवनी तथा उनकी विचारधाराओं को समझने का प्रयास किया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो MN श्रीनिवास जी के बारे में है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उनके पूरे जीवनी को, उनके पूरे बायोग्राफी को देखेंगे तथा उनकी जो विचारधारा है वो क्या समाज के संदर्भ में बताने का प्रयास किए हैं उसे जानेंगे। और इस टॉपिक के अंतर्गत देखिएगा कि हमारा जो NCERT क्लास 11 में भी आपको MN श्रीनिवास जी के बारे में पढ़ने को होगा और हमारा UGC नेट में आपको यूनिट 1 की जो सेक्शन 5 है उसमें भी आपको भारतीय समाजशास्त्री के संदर्भ में पढ़ना होगा। भारतीय समाजशास्त्री इसमें 6 व्यक्तियों के बारे में पूछा जाएगा नेट के एग्जाम में, और पाश्चात्य समाजशास्त्री 8 पाश्चात्य समाजशास्त्री को हम लोग को पढ़ना होगा। तो 2 समाजशास्त्री ऑलरेडी भारतीय कंप्लीट हो चुका है। आज ये 3rd टॉपिक है और इसमें मैं कोशिश की हूँ कि जो क्लास 11 में NCERT का भी जो विषय है उसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूँ, ताकि अगर आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लें तो आपको NCERT का क्लास 11 का को भी बुक को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसी को पढ़ने से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्लास को लेट न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उनका हम थोड़ा जीवनी देख लेते हैं। MN श्रीनिवास, जिनका कि पूरा नाम था मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास। इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 मैसूर में तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1999 बेंगलुरु में। और इनकी जो अवधारणा है, इनकी जो विचारधारा है उसे कहा जाता है संस्कृतिकरण एंड डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा, यानी संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा। ऐसे तो उन्होंने बहुत सारी अवधारणाओं को भी बताया है, तो वो हम थोड़े आगे देखते हैं। चलिए इनके बुक्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। MN श्रीनिवास ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है तथा उन्होंने बहुत सारे बुक्स की भी रचना की है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन करते जाएं। जो पहली फर्स्ट बुक है वो है मैरिज एंड फैमिली लाइफ इन मैसूर, ये 1952 में लिखी गई है। सेकेंड बुक है रिलीजियन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ब्स, ये जो है ये साउथ इंडिया के रामपुरा गांव के जो कुर्ग जनजाति के लोग थे उनके ऊपर अध्ययन करके ये 1952 में ये बुक लिखी गई है। इसी के संदर्भ में उनकी जो अवधारणा है संस्कृतिकरण की अवधारणा, इसमें उन्होंने इसका पूरा डिटेल्स में वर्णन किया है। थर्ड बुक है इंडियाज विलेज। फोर्थ है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये 1962 में प्रकाशित की गई थी। फिफ्थ बुक है इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। सिक्स्थ बुक है रिमेम्बर्ड विलेज। सेवन बुक है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे। एट बुक है कास्ट इन 20th सेंचुरी इन अवतार। नाइन्थ बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। 10th बुक है माई बड़ोदरा डेज। 11th बुक है विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड। एंड 12th बुक है इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग। अब MN श्रीनिवास जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ हम लोग देखते हैं, जो आपके इनकी जीवनी के अंतर्गत पूछा जा सकता है, इनके जीवन के संदर्भ में पूछा जा सकता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। MN श्रीनिवास जी को रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो कि ब्रिटेन में है, वहाँ पे उन्हें रॉयल की उपाधि प्रदान की गई थी और हेक्सले मेडल दिया गया था। कौन कौन सा उपाधि दिया गया था? रॉयल
और हेक्सले मेडल, ये दोनों उपाधि कहाँ प्रदान की गई थी? ब्रिटेन के रॉयल एंथ्रोपोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में। फिर भारत में उन्हें 1977 में राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एम.एन. श्रीनिवास जो थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 2 बार डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई थी। वो डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? मतलब वो 2 बार पीएचडी के क्षेत्र में गए थे और पीएचडी के उनका जो शोध का विषय था उसी के अंतर्गत वो कर्नाटक के रामपुरा गांव गए थे। वहाँ पे जो दक्षिण भारत में जो कुर्ग जनजाति के लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने अध्ययन किया था और फिर जाति व्यवस्था संस्कृतिकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। तो मुंबई विद्यापीठ से उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से भी उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो एम.एन. श्रीनिवास जिनकी जो अवधारणाएं हैं, उनके जो विचार है, इसमें उन्होंने प्रभु जाति जिसे डोमिनेंट कास्ट कहा जाता है इसका वर्णन किया है, संस्कृतिकरण का वर्णन किया है, पश्चिमीकरण वेस्टर्नाइजेशन, लौकिकीकरण सेकुलराइजेशन और फील्ड व्यू का भी वर्णन किया है। एम.एन. श्रीनिवास जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बुक व्यू से हटकर फील्ड व्यू के ऊपर में ज़्यादा फोकस किए थे, ज़्यादा प्रयास किए थे। फील्ड व्यू का मतलब हुआ कि जो फील्ड का जो क्षेत्र का जो अध्ययन है उस पर उनका फोकस ज़्यादा था। एम.एन. श्रीनिवास ने वो चाहते थे कि बड़े बड़े सिद्धांतों की अपेक्षा हमें लघु क्षेत्रीय अध्ययनों पर विशेष बल देना चाहिए, विशेष जोर देना चाहिए। तो मतलब कि उस जगह पे जाकर किसी क्षेत्र विशेष में जाकर हमें वहाँ के आसपास का पूरे समाज का वो जानकारी हासिल करना चाहिए, वहाँ पे उनका अध्ययन करना चाहिए, वहाँ के रहन सहन रीति रिवाजों को पूरा डिटेल्स में जानना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे उन्होंने प्रभु जाति की अवधारणा का वर्क किया है। तो प्रभु जाति का मतलब क्या होता है कि कोई किसी एक गांव में कोई एक विशेष जाति वर्ग के लोग जिनकी संख्या अधिक होती है, वहाँ पे उनका क्या होता है, वर्चस्व बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे उनका पोजीशन बहुत हाई रहता है, वो अपने से जो नीचे जाति के लोगों को रहते हैं उनको दबा के रहते हैं। तो इसे प्रभु जाति की अवधारणा कहा जाता है। संस्कृतिकरण की अवधारणा में उन्होंने बताया है कि इसमें जो द्विज जाति के लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग जो होते हैं, वे अपने से ऊंची जाति द्विज जाति के लोगों के रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन को अपनाते हैं और वो चाहते हैं कि जिस प्रकार से ऊंची जाति के लोगों का, द्विज जाति के लोगों का समाज में स्थान बहुत ही ऊंचा है, उनका भी समाज में स्थान ऊंचा हो। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती आती है, क्योंकि एक व्यक्ति या एक परिवार से इस प्रकार की उनके जो समाज में स्थिति है वो तो परिवर्तन हो नहीं सकता है। 2-3 पीढ़ी के पार होने के बाद उनकी जो जातीय संस्तरण है तथा उनकी जो परिस्थिति वो थोड़ी सी उच्च होती है, पूरी तरह से नहीं बदलती है, बल्कि थोड़ी सी उनकी इस परिस्थिति में उच्चता पाई जाती है। वे भी दावा ठोकते हैं, वे भी दावा करते हैं कि हमारे भी पूर्वज जो थे वो अच्छे थे, उनका जो आचार व्यवहार था वो अच्छा था, वो ऊंची जाति के रहन सहन के लोग ही थे, वे ऊंची जाति के ही थे। इस प्रकार का वो अपना अध्ययन बताते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास जी का जो अध्ययन विधि है उसे कहा जाता है प्रक्रियात्मक संरचनात्मक उपागम, जिसे संरचनात्मक उपागम भी बोला जाता है। संरचना मतलब क्या होता है, एक पूरा लुक, एक पूरा मतलब स्ट्रक्चर जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति किस प्रकार से चेंज कर रहा है। कि जैसे मान लीजिए कि हम सभी जानते हैं कि समाज में हमारा जो समाज है उसमें 4 वर्गों में बटा हुआ है, 4 इसके वर्ण के रूप में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र जाति के लोग हो या वैश्य जाति के लोग हो, वे क्या चाहते हैं कि वह ब्राह्मणों के रीति रिवाज को अपनाए या फिर क्षत्रिय के रीति रिवाज को अपनाए। वह ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि उनके समाज में स्थिति क्या हो वो अच्छी हो सके। पश्चिमीकरण की अवधारणा के अंतर्गत पश्चिम के देशों के, विदेशों के जो रीति रिवाज है, खान पान है, जैसे टाई बांधना हुआ, फिर रोड में बाईं तरफ चलना हुआ, तो ये जो हमारे लिए अच्छा हो, अंग्रेजी शिक्षा हो, उसको अपनाने का प्रयास करता है। लौकिकीकरण का मतलब हो गया है कि समाज में जो व्यक्ति है, व्यक्ति के साथ संपर्क में आए,
उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करे, सत्यता रखे, उनके ऊपर कोई हिंसा, भेदभाव इस प्रकार का भावना ना रखे, एक समाज को एक परिवार के रूप में अपनाए। इसे लौकिकीकरण कहा गया है। और फील्ड व्यू मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि क्षेत्र विशेष में जाकर वहाँ का अध्ययन करना। तो इसके लिए वो क्या किए कि दक्षिण भारत के कर्नाटका के रामपुरा गांव गए, और रामपुरा गांव में जाने के बाद वहाँ पे उन्होंने समाज का अध्ययन किया, जाति का अध्ययन किया, वहाँ पे किस प्रकार से लोगों का अध्ययन है, कुर्ग जाति का पूरा विस्तृत रूप में अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि कुर्ग जनजाति के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि समाज में उनकी भी स्थिति क्या हो, ऊंची हो सके। तो इसी के संदर्भ में इसमें उन्होंने हिंदूवाद की परिभाषा दी। हिंदूवाद की क्या परिभाषा दी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था की सबसे प्रमुख संरचनात्मक इकाई क्या है, जाति व्यवस्था। किसे बताया है, जाति व्यवस्था को बताया है। यह एक प्रमुख सामाजिक इकाई है और यह किस पर निर्भर करती है, संस्कारों पर, विश्वासों पर और कृत्यों पर। मतलब कि भारतीय समाज की जो व्यवस्था है वो ऐसी संरचना, ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कोई भी ऐसा समाज है जो कि जिसमें जाति नहीं हो। हम जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पे देखिएगा कि बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति के लोग विद्यमान होते हैं। कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें एक से अधिक जाति धर्म के लोग मानने वाले नहीं हो। तो ये पूरी तरह से किसका जो स्ट्रक्चर, इसका जो पूरा संरचना किस पर निर्भर करता है, जाति पर निर्भर करता है। और क्या बोल रहा है कि ये एक प्रमुख सामाजिक इकाई है और ये किस पर निर्भर करती है, संस्कारों पर। हर जाति के लोगों का, हर धर्म के लोगों का अपना एक अलग संस्कार होता है, अलग रीति रिवाज होता है, अलग विश्वास होता है, अनेक मान्यता होती है, धर्म को मानने वाले होते हैं, और एक अलग कृत्य होता है। जैसे ब्राह्मण का हो गया पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का हुआ युद्ध के संदर्भ में, शायद शूद्र वैश्य हुआ, उनका अलग अलग कार्य हुआ। तो इस प्रकार के क्या वो अपने अपने काम पे वो लगे रहते हैं। जिस जाति के अंतर्गत जो व्यक्ति जन्म लेता है वो उसी जाति के अंतर्गत अपना कर्म करता है वाली एक व्यवस्था बताया है, जिसमें क्या होता है, एकता और गतिशीलता बनी रहती है। क्या बनी रहती है, एकता बनी रहती है और गतिशीलता बनी रहती है। तो एकता के संदर्भ में फिर इसमें उन्होंने इसे दो भागों में बांटा है। एकता को फिर इन्होंने किस में बांटा है, दो भागों में। पहला हो गया आपका समस्तरीय एकता। समस्तरीय एकता के अंतर्गत उन्होंने जैसे ब्राह्मणों को रखा है। ब्राह्मणों को रखने का मतलब हुआ कि इसमें एक ही समाज जाति के लोग एक जैसे रहते हैं, उनमें सामाजिक संस्कार पाए जाते हैं, उनका एक अलग कर्म होता है जो कि हिंदूवाद की परिभाषा को ये पूरा वर्णन करता है। जैसे ब्राह्मण हुआ तो ब्राह्मण के लोग क्या हो गए, वो उनका पूजा पाठ करना, कुछ अपने से अलग तो वो कार्य करेंगे नहीं। अब विषम स्तरीय एकता के अंतर्गत उन्होंने रखा है कि जैसे होली हो गया या फिर दीपावली हो गया, इस प्रकार की जो त्यौहार हो गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक विशेष धर्म में एक विशेष जाति के लोग ही नहीं मनाते हैं, बल्कि सब कोई मिलकर एक साथ ये त्यौहार को मनाते हैं हम लोग। और फिर अलग अलग धर्म के लोगों को भी त्योहारों को मनाया जाता है। तो आपको आशा करती हूँ कि आपके जो एम श्रीनिवास की जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है, संरचनात्मक उपागम की अवधारणा है, वो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसलिए प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई टॉपिक जानने की इच्छा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूँगी। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।